अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसमें इससे पहले हमने जो है डिडक्शन थ्योरम की तकनीक को देखा था। मतलब हम अपने प्रपोजिशन जो रूल्स हैं कैलकुलस के उसको भी देख रहे थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है 7.13 प्रेडिकेट कैलकुलस। 223 पेज नंबर है। सेम बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड। ओके जी, फर्स्ट हेडिंग है इसकी सिंटैक्स। प्रेडिकेट कैलकुलस अलाउ अस टू रीज़न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सो हमारा जो प्रेडिकेट कैलकुलस है वो क्या अलाउ करता है, हमें किस तरह की रीज़न अलाउ करता है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ अलाउ करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को, और उसके रिलेशनशिप को क्या करता है, अलाउ करता है, उसको हमें हमें कंबाइन करके देता है। इन प्रोपोजिशनल कैलकुलस आपको जो प्रीवियस हमने देखा है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस वो क्या थी, क्या चीज़ थी वो वी कुड एक्सप्रेस द इंग्लिश स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, इंग्लिश स्टेटमेंट को निकालते थे, जैसे कि आई लाइक चीज़ बाय ए। दिस इनेबल अस टू क्रिएट कंस्ट्रक्ट सच एज नॉट ए विच मीन्स आई डोंट लाइक चीज़, but it does not allow us to extract any information about the चीज़। तो हमें इसमें से कोई भी अलाउ नहीं किया जाता कि हम इसमें से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, निकाल सकें। और मी और अदर थिंग्स दैट आई लाइक। इन प्रेडिकेट कैलकुलस वी यूज़ प्रेडिकेट्स टू एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम इसमें प्रेडिकेट्स को यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट का फोकस जो भी हम कर रहे हैं। सो दी सेंटेंस आई लाइक चीज़ माइट बी एक्सप्रेस एज, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। एल यहाँ पे लाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मी मुझे चीज़, कॉमा, ठीक है, इस तरह हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। उसमें तो थ्रू आउट हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, वेयर एल इज़ अ प्रेडिकेट दैट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ लाइकिंग, नॉट दैट एज वेल एज एक्सप्रेसिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ मी। दिस स्टेटमेंट आल्सो एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड चीज़। सो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है मी एंड चीज़ के दरमियान में। दिस कैन बी यूजफुल एज वी विल सी इन डिस्क्राइबिंग इन्वायरमेंट फॉर रोबोट्स एंड अदर एजेंट्स। सो मतलब ये आपके जो रोबोट्स एजेंट्स के लिए हम इस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि प्रिडिक्शन होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल एजेंट मे बी कंसर्न्ड विद द लोकेशन ऑफ वेरियस ब्लॉक एंड द स्टेटमेंट अबाउट द वर्ड माइट बी दिस लाइक टी into a comma b, which could means block A is on top ऑफ ब्लॉक बी, मतलब ए जो है वो ब्लॉक टॉप पे है बी से। तो ये आपका आइडिया किसके, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये है आपकी मोर जनरल स्टेटमेंट यूजिंग प्रेडिकेट कैलकुलस। फॉर एग्जांपल टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एवरी वन लाइक चीज़ वी माइट से। तो अब एवरी वन लाइक चीज़ करना है, मतलब पहले तो मी था ना, तो हम इस तरह लिखते हैं। ये आपका जो सिंबल होता है ये आपका फॉर ऑल सिंबल है। फॉर ऑल एक्स इंटू पी इंटू एक्स इम्प्लाइज एल इंटू एक्स कॉमा सी। ये तो चीज़ है ना, एक्स में कोई भी आ सकता है, एवरी वन में कोई भी आ सकता है। सो इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस सिंबल दिस जो उल्टा ए है इज़ रीड एज फॉर ऑल, ऑलरेडी बता दिया है। सो दैट दिस स्टेटमेंट अबव कुड बी रीड एज फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स इट इज़ ट्रू दैट, तब ये ट्रू होगा दैट इफ़ प्रॉपर्टी पी, जो पी की प्रॉपर्टी है, होल्ड्स फॉर एक्स, मतलब जो भी x की जगह पे आएगा, देन द रिलेशनशिप L होल्ड्स बिटवीन x एंड C, मतलब एवरी वन लाइक चीज़। तो यहाँ पे x की जगह पे कोई भी आ सकता है। और इन अ प्लेनर इंग्लिश एवरी x दैट इज़ अ पर्सन लाइक चीज़। सो इसको हम जब हम दूसरी प्रोपोजिशनल कैलकुलस में रीड आउट करेंगे तो एवरी x दैट इज़ अ पर्सन लाइक चीज़। हेयर वी आर इंटरप्रेटिंग p इंटू एक्स आर एज मीन एक्स इज़ अ पर्सन, तो एक्स यहाँ पे क्या है, पर्सन है।
ठीक है, ये एक्स कोई भी पर्सन हो सकता है, फॉर ऑल कोई भी, एवरीवन, और मोर प्रिसाइजली एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी. Not that we have used brackets rather carefully in a statement above. This statement can also be written as fewer brackets. So हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो रिवर्स ए है इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसको क्वांटिफायर भी कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी कहते हैं, बिकॉज फॉर ऑल टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सो क्वांटिफायर, ये जो उल्टा ई है इसको सिंपल क्वांटिफायर कहते हैं हम. द क्वांटिफायर कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द नोशन, मतलब सिंबल दैट सम वैल्यू डू हैव अ सर्टन प्रॉपर्टी बट नॉट नेसेसरी ऑल ऑफ देम, मतलब कि सारी नहीं रखेंगे. कोई लाइक करता होगा चीज़ को, कोई लाइक नहीं करता होगा. सो क्वांटिफायर एक्स इंटू एल इंटू एक्स कॉमा सी. दिस स्टेटमेंट कैन बी रीड देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स लाइक चीज़. दिस डज नॉट मेक एनी क्लेम अबाउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स कुड बी अ पर्सन. सो यहाँ पे जब क्वांटिफायर एक्स आ गया तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकता है, डॉग हो सकता है, और एन आइटम ऑफ फर्नीचर हो सकता है, कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो चीज़ को लाइक करती है. व्हेन वी यूज़ द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इन दिस वे वी आर सिंपली सेइंग दैट देयर इज़ एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एल इंटू एक्स कॉमा सी होल्ड्स. मतलब कि जो ये वर्ड है ये क्वांटिफायर एग्जिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे कोई ना कोई, फॉर ऑल में तो चलो आ गया, लेकिन एग्जिस्टेंस में कोई ना कोई एक चीज़ तो जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. नॉट देयर फॉर दैट द फॉलोइंग इज ट्रू. फॉर ऑल एक्स एल इंटू एक्स कॉमा सी इम्प्लाइज दैट existential quantifier x into l x comma c. ये तो एट लीस्ट है, यहाँ पे जो है वो फॉर ऑल सब के लिए है. बट द फॉलोइंग इज़ नॉट दिस, तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज देखिए फॉर ऑल में कोई ना कोई तो एग्जिस्ट कर सकता है एक. ठीक है, अब एट लीस्ट में फॉर ऑल एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है. रिलेशनशिप बिटवीन फॉर ऑल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सच एज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड दिस लाइक फॉर ऑल एक्स एग्जिस्टेंशियल वाई एल एक्स कोमा वाई. दिस स्टेटमेंट कैन बी रीड एज फॉर ऑल एक्स. इसको हम कैसे रीड करेंगे? फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट आ वाई, मतलब हर कोई, मतलब एक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन वो किसी ना किसी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. सच डैट एल होल्ड्स फॉर एक्स एंड वाई विच वी माइट इंटरप्रेट्स एज एवरी वन लाइक समथिंग. एवरी वन लाइक समथिंग. A useful relationship exists between for all and existential quantifier. Consider the statement not everyone like cheese. ठीक है, not everyone like cheese. We could write this as not for everyone like cheese. Simple वही जो हमारी statement थी उसके आगे not लगा दें. As we already have seen, A implies to B is equivalent to so is equivalent to not A or B using De Morgan's law. तो हम यहाँ पे De Morgan's law को यूज़ करें, we can see that this is equivalent to not into A or not B. Hence the statement 1. तो ये आपकी statement 1 है. हम मैथमेटिक्स में टर्म्स करते होते थे ना, उनको काउंटिंग दे देते होते थे, फिर उनके इक्वेशंस को आगे ऐड कर लेते होते थे. अबव कैन वी री रिटर्न एज, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है,
नॉट पी इंटू एक्स, नॉट बिकॉज नॉट लाइक चीज़, फॉर ऑल नॉट लाइक चीज़, तो फिर इस तरह हम इसको लिख देंगे. दिस कैन बी रीड एज इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये हर कोई ट्रू नहीं है. फॉर ऑल एक्स फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू. एक्स is a person and x does not like cheese. If you examine this rather convoluted sentence carefully, तो हम जो ये जो सेंटेंस बना रहे हैं इसको केयरफुली रीड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. You will see that it is in fact the same. There exists an x such that x is a person and x does not like cheese. एज वी कैन री राइट इज़ एड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एक ही स्टेटमेंट, उसको मल्टीपल वेज हैं लिखने के. मतलब कि ये आपका पता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है एक्स, एट लीस्ट कोई भी पर्सन है, और नॉट लाइक चीज़. In making this translation from statement 2 and statement 3 we have utilized the following equivalence. So हम इसको अब equivalence की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. Existential quantifier x equivalents to not for all x, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है, maybe in other simple words, maybe does not like cheese, maybe does not like any other thing. तो ये एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल एक्स इंटू पी इंटू एक्स कॉमा वाई. दी वेरिएबल एक्स इज सेड टू बाउंड, तो यहाँ पे एक्स क्या है, बाउंड है इसमें वैल्यू. और वेयर इज़ वाई इज सेड टू बी फ्री, मतलब वाई के अंदर फ्रीली कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन एक्स यहाँ पे एक पर्सन है. दिस कैन बी, एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ आ सकती है. दिस कैन बी अंडरस्टूड एज मीनिंग दैट वेरिएबल वाई कुड बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर वेरिएबल बिकॉज इट इज़ फ्री. कोई भी वेरिएबल आ सकता है इसके अंदर. दी एंड द एक्सप्रेशन वुड स्टिल हैव द सेम मीनिंग. तो जो आपका वेरिएबल x है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय सम अदर वेरिएबल इन p x, y. देन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी चेंज, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इज़ नॉट इक्विलेंट टू, जो ये ई नॉट इक्विलेंट आपकी है फॉर ऑल एक्स इंटू पी एक्स कोमा वाई, वेर इज़ फॉर ऑल एक्स पी इंटू एक्स कोमा जी. अब इसको इसके इक्वल नहीं कहा जा सकता. नॉट दैट इज़ अ वेरिएबल कैन अकर बोथ बाउंड एंड फ्री. सो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो है वो वेरिएबल बाउंड है या फिर फ्री है. और फिर हम इसको लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर ऑल एक्स पी इंटू एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इम्प्लाइज टू नॉट, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वाई इंटू क्यू वाई कॉमा जी. सो इन दिस एक्सप्रेशन x इज़ बाउंड थ्रू आउट एंड z इज़ फ्री थ्रू आउट. तो x क्या है, बाउंड होता है थ्रू आउट, और z जो है वो फ्री होता है थ्रू आउट. y इज़ अ फ्री इन फर्स्ट अकरेंस. सो हमें पता है y ने तो पहले ही फ्री था इन अकरेंस, जो x है वो आपका बाउंड है थ्रू आउट, बट इट्स बाउंड इन एग्जिस्टेंट. जो आपका क्वांटिफायर है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर y q इंटू कोमा वाई कोमा जी, नॉट दैट बोथ अकरेंस ऑफ y आर बाउंड हेयर. सो यहाँ पे हम अब जो आपका y है ना, ये वाला y और ये वाला y दोनों ही अब यहाँ पे बाउंड है. क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या कहता है कि आप में एट लीस्ट वन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो बाउंड है. सो मेकिंग दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ नाउन एज सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड होता है जो अलाउ करता है कोई भी फ्री वेरिएबल को फॉर अनदर फ्री वेरिएबल. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो एक्चुअली जोड़ना होता है. इज़ अलाउड एनी फ्री वेरिएबल फॉर अनदर फ्री वेरिएबल. एक वेरिएबल फ्री है तो दूसरे के फ्री वेरिएबल के लिए उसको अलाउ करता है. तो बेटा ये आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इन डिटेल में इसलिए आप लोगों को हर चीज़ रीड करके बता दूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना ना पड़े आप लोगों को सारा थ्रू आउट, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं थ्रू आउट पढ़ना वो मैं रीड करती हूँ. तो ये आपकी प्रेडिकेशन कैलकुलस था. ठीक है, इसमें हमने एग्जिस्टेंशियल और फॉर ऑल में तो सारी चीज़ें आती हैं. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में एट लीस्ट वन थिंग जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो टोटली फ्री होगी या फिर एग्जिस्ट करेगी. नेक्स्ट है जी है इसके फंक्शंस. फंक्शन कैन बी यूज इन मैथमेटिक्स. वी कैन एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्ट दैट रिलेट्स टू अनदर ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक
वे यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना जैसे हम फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट माई मदर लाइक चीज़ वी माइट यूज़, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको लाइक एल, यहाँ पे लाइक है, ये एक आपका फंक्शन बन गया। मदर मी माई मदर, ठीक है, माई मदर लाइक चीज़। हेयर दी फंक्शन m इंटू एक्स मीन्स दी मदर ऑफ x, तो मी है x डाल लो, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी की भी मदर हो सकती है। फंक्शन कैन टेक मोर देन वन आर्गूमेंट एंड ए जनरल फंक्शन विद n आर्गूमेंट इज रिप्रेजेंटेड। तो ये तो एक के लिए है, मोर देन वन आर्गूमेंट के लिए हम इस तरह लिखेंगे। ओके जी, 7.14 हेडिंग है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। दिस टाइप ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस दैट वी हैव बीन रेफरिंग इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। FOPL जो भी हम प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर रेफर करते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ वन इन विच क्वांटिफायर्स जो आपके फॉर ऑल हैं और एग्जिस्टेंशियल है कैन बी अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट और टर्म। तो हम इसको अप्लाई करते थे बट नॉट टू प्रेडिकेट्स और फंक्शन, ये यानी कि मतलब प्रेडिकेट्स और फंक्शन होंगे। सो वी कैन डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक as follows. First we define a term, a constant is a term, a variable is a term। दो टर्म्स हैं constant और variable। f इंटू एक्स कॉमा वाई कॉमा, मतलब आपकी यहाँ पे ये सारी क्या है, टर्म्स हैं, ऑल्स आर टर्म्स। एनीथिंग दैट डज नॉट मीट द अबव डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी अ टर्म। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्म, तो ये आपकी एक टर्म नहीं है। फॉर ऑल एक्स p इंटू एक्स, दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वी कॉल अ सेंटेंस ऑफ वेल फॉर्म्ड फार्मूला। ओके, ये आपको ऑलरेडी बता दिया, वेल फॉर्म्ड फार्मूला है, WFF स्टैंड फॉर वेल फॉर्म फार्मूला। तो ये आपका एक फार्मूला, ये टर्म्स नहीं है। टर्म्स इस तरह की होती है जिसका कोई भी लाइक टर्म्स हैं बस मीनिंग नहीं जनरेट करे। दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो गया। वेल फॉर्म फार्मूला विच मीन्स इज डिफाइंड एज फॉलोज इन दिस डेफिनेशंस। P इज़ अ प्रेडिकेट, तो P यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है। और x, y, z, x, y, z एंड सो ऑन, दीज ऑल आर टर्म्स। A and B आर वेल फॉर्म फार्मूला। द फॉलोइंग आर द एक्सेप्टेबल फॉर्म फॉर वेल फॉर्म फार्मूलाज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ए एंड बी, ए और बी, ए इम्प्लाइज टू बी, ए इफ़ एंड इफ ओनली बी, फॉर ऑल एक्स ए, एग्जिस्टेंशियल एक्स ए। एंड अटोमिक फार्मूला इज़ वेल फॉर्म फार्मूला ऑफ द फॉर्म दिस लाइक। तो ये अटोमिक फार्मूला है आपका। Higher order logics exist in which quantifiers can be applied to predicate the functions and where the following expression is an example of well-formed formula। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, for all person predicate existential x, कोई भी prediction into x। तो ये आपका एक ट्रिक है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स की जिसमें हम क्वांटिफायर को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, वेरिएबल के साथ, नॉट प्रेडिकेट और फंक्शंस। ठीक है, क्वांटिफायर के साथ अप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल, देख लें। ओके, यहाँ पे 7.15 है साउंडनेस। सो यहाँ पे साउंडनेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम कैसे एक प्रोपोजिशनल लॉजिक या फिर उसको क्या साउंड जो है वो हम देते हैं। लॉजिकल सिस्टम सच एज प्रोपोजिशनल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ अ सिंटैक्स, अ सेमेंटिक एंड अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ डिडक्शन। सो आपका लॉजिकल सिस्टम टोटली जो आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक है हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। सिंटैक्स, सेमेंटिक और सेट ऑफ रूल्स ऑफ डिडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। A logical system also has a set of fundamental truth tables जो होते हैं which are known as axioms। तो वो जो आपकी fundamental truths हैं उसको हम logical system में axioms कहते हैं। So axioms are the basic rules that are known to be true and from which all other theorems within the system can be proved। तो आपके axiom जो हैं वो true होते हैं और जो theorems होते हैं उसके साथ prove किए होते हैं।
An axiom of propositional logic, for example, A implies to B implies to A. A theorem of a logic system is a statement that can be proved by applying the rules of deduction to the axioms in the system. Like this, if A is a theorem, अगर A theorem है, then we write tautology. ये tautology का symbol है. A logic system is described as being sound if every theorem is logically valid, or tautology. It can be proved by induction that both propositional logic and FOP मतलब फर्स्ट ऑर्डर आपकी जो प्रिडिक्शन लॉजिक है आर साउंड. एंड देन आता है आपका कंप्लीटनेस. आ लॉजिक सिस्टम इज़ कंप्लीट. आपका लॉजिक सिस्टम कंप्लीट होता है इफ़ एवरी टोटोलॉजी इज़ अ थ्योरम. अगर आपका जो टोटोलॉजी है वो थ्योरम होगा तो. इन अदर वर्ड, इफ़ एवरी वैलिड स्टेटमेंट इन द लॉजिक कैन बी प्रूव्ड. लाइक टोटोलॉजी का कंसेप्ट होता है प्रूव्ड और मस्ट बी ट्रू. अप्लाइंग द रूल ऑफ डिडक्शन टू द एक्सियम. तो आपके एक्सियम भी यही कहता है कि कंप्लीट तब होगा जब वो वैल्यू ट्रू होगी. बोथ प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड FOPL आर कंप्लीट. सो दोनों आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक और FOPL दोनों कंप्लीट होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए. दी प्रूव्स दैट दी सिस्टम्स आर कंप्लीट आर रैदर कॉम्प्लेक्स. कंप्लीट होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए. ओके जी स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है. 20 मिनट्स का लेक्चर काफ़ी है. तो बाकी हम डिसाइड एबिलिटी को नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आप लोगों की असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दी है मैंने. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.